नमस्कार आप सभी को। आज हम इकाई द्वितीय के अंतर्गत जो पहला पाठ है क्षितिज पुस्तक का दो बैलों की कथा, उस पाठ का वाचन एवं व्याख्या दोनों करेंगे। इनके जो लेखक हैं प्रेमचंद, उनके बारे में हम बता चुके हैं। अब हम पाठ के बारे में विस्तार से जानेंगे एवं व्याख्या सहित उसका अध्ययन करेंगे। ये जो कथा है ये दो बैलों की है जो आपस में बहुत ही सच्चे मित्र थे, जो अपनी मित्रता के लिए एक दूसरे को मुसीबत में देखकर उसकी एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा का वाचन। लेखक कहता है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। जब भी हमारे सामने कोई बेवकूफ़ी वाला काम करता है तो हम उसको गधा ही बोलते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है? लेखक पूछता है, सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है? यानी सीधे लोगों को ही हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको ही गधा कहा जाता है, क्योंकि गधा हमेशा सीधेपन से ही रहता है, इसलिए लोग उसको गधा बोलते हैं। और आम जनता में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति सीधा साधा है तो अगर उसे बेवकूफ़ या गधा ऐसी पदवी दे दी जाती है। उसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि उसे क्यों ये पदवी दे दी गई है। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींग मारने लगती है, वो तो अचानक ही सींग मारने लग जाती है। जब कोई गाय बछड़ा देती है तो वो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। गाय को सीधा बोलते हैं, लेकिन गाय क्या है, वो भी सींग मारने लग जाती है। और जो कुत्ता होता है, कुत्ते को सीधा जानवर बोलते हैं क्योंकि वो वफादार होता है, लेकिन कुत्ते को भी गुस्सा आता है तो वो भौंकने लगता है या किसी को काट लेता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि गधा क्या है, कोई क्रोध करता है। ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। जितना चाहो गरीब को, उसको गधे को मार लो, चाहे जितना उस पर कैसा भी खाना दे दो उसे, चाहे उस पर कितना भी काम कर लो, चुपचाप वो वजन ढोता रहेगा। सड़ी गली घास जैसे भी डाल दोगे वो खाता रहेगा। वो किसी भी बात पर आपत्ति नहीं जताता है और ना ही कोई क्रोध जताता है, और उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया देखने को नहीं मिलती। बैसाख में चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता है, उछल कूद लेता है, लेकिन इससे अधिक ना वो कोई उद्यम करता है, ना गुस्सा करता है, ना किसी का काम बिगाड़ता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी कि उसके चेहरे पर एक दुख हमेशा छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा हो। चाहे उसके लिए सुख हो, चाहे उसके लिए लाभ हो, उसकी जो चेहरे पर जो निरापद सहिष्णुता छाई रहती है, जो विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। जैसे ऋषि मुनियों में जो गुण होते हैं, शांत स्वभाव के, किसी से कोई लाभ हानि का कोई भी उन पर असर नहीं पड़ता है, वही गुण सीधे गधे में बताए गए हैं कि गधा भी एकदम ऋषि मुनियों के जैसे गुण वाला है। उसमें भी कभी असंतोष की छाया नहीं प्रकट होती है उसके चेहरे पर। फिर कभी कहता है कि वे सभी जो गुण थे जो ऋषि मुनियों में, वो सभी पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं गधे में। पराकाष्ठा मतलब होता है अंतिम सीमा पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। इतने अच्छे गुण हैं, वो कभी किसी का काम नहीं बिगाड़ता, जब भी गधे को बेवकूफ़ कहा जाता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक जब गधे की तरफ विचार करता है तो वो यही सोचता है, इसमें इतने सद्गुण हैं तब भी इसका अनादर होता है। ऋषि मुनियों का भी अनादर होता है, क्योंकि उनको भी बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि वो किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की जो दशा है वो अफ्रीका में कैसी हो गई है, और
क्योंकि अमेरिका में भी उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। ये उस समय की बात बताई जा रही है जब भारतवासी अफ्रीका और अमेरिका में जाते थे तो उनका अनादर होता था, उन्हें अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था, उन पर क्या है काम करवाया जाता था। ऐसा ही कुछ गधे के साथ भी होता है, क्योंकि हमारे भारतवासी भी क्या है सीधे साधे लोग हैं, उन पर जैसा कोई अत्याचार करता है तो वो पलटकर जवाब देना नहीं सीखे हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हम सीधे बन के रहे तो हमारे लिए ये उपयुक्त नहीं है, संसार में रहना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। बेचारे हमारे जो भारतवासी हैं वो कभी शराब नहीं पीते, 4 पैसे बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, कुछ समय भी बोल सकते हैं इसको, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, क्योंकि वो सब लोगों की सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन के आदर्श को हमारे भारतवासी क्या है नीचा करते हैं और वो किसी को क्या है जवाब पलटकर नहीं देते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं, जो भारतवासी हैं अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो क्या है वो सभ्य कहलाने लगेंगे, क्योंकि दुनिया में सभ्य उन्हीं को कहा जाता है जो किसी की गलत बात का जवाब पलट के जवाब दे दे तो उससे कोई आगे से झगड़ता नहीं है। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी कि देखिए जापान को सीधा साधा मानते थे, लेकिन जब विश्व युद्ध हुए और उसने मुंहतोड़ सारे देशों को जवाब दिया तो उसके मुंहतोड़ जवाब देने के कारण सभी लोग उसको क्या सभ्य मानने लग गए, क्योंकि उसने सबको जवाब दिया, उसको बेवकूफ़ नहीं माना। जिस प्रकार भारतीय लोगों को बेवकूफ़ मानते हैं क्योंकि वो पहले से किसी से क्या है बैर नहीं बांधते। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। गधे का अगर छोटा भाई गधा नहीं है, लेकिन जो बुद्धि जो उनका सीधापन बताया है, जो उसका गधे का उपयोग जब हम बेवकूफ़ इंसान के लिए करते हैं, उसी के कुछ मिलते जुलते अर्थ में एक गधे का छोटा भाई है, उसका भी नाम लेकर बेवकूफ़ इंसान को संबोधित करते हैं। जो उससे कम ही गधा है, मतलब गधा तो सबसे बड़ा गधा है, लेकिन गधे से थोड़ा सा कम गधा एक और जानवर है जिसका नाम है बैल। अगर हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहें तो उसको या तो गधा बोलेंगे या बोलेंगे बैल बुद्धि है पूरी की पूरी, ये तो बैल है, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है। ऐसे नामों से उसको संबोधित किया जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ यानी बछड़ा के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं जिसका नाम है बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल क्या करता है वो गुस्सा आने पर सींग भी मारता है, और कोई अड़ियल बैल तो इतना खतरनाक होता है कि वो जान से भी ख़त्म कर देता है व्यक्ति को। इसलिए क्या कहते हैं गधे को हम सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ ही मानते हैं और बैल को हम सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ नहीं मानते। बैल कभी कभी मारता भी है, इसलिए उसको क्या है बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आ जाता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। सबसे सर्वोत्तम स्थान बेवकूफ़ों में गधे का है और उससे नीचा स्थान बैल का है। तो अब ये जो बैलों का जिक्र आया है तो बैलों के बारे में ही ये कथा है। अब यहाँ से जो कथा शुरू होती है, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा मोती। जो हीरा मोती 2 बैल थे उनके मालिक का नाम था झूरी काची, उसके 2 बैल थे हीरा मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति बैलों में एक जाति होती है जो पहाड़ी जाति होती है, जो बैलों की जाति थी, रंग रूप ढाल से, शरीर से, कद से, इसलिए उनको पछाई जाति के बैल कहा जाता है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, तो उन दोनों बैलों की ये विशेषता थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा यानी कि इशारों की भाषा में बिना बोले दोनों बैल क्या है मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, एक दूसरे से क्या है बातें करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते।
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये कहा जाता है कि उन दोनों बैलों में ऐसी शक्ति थी कि वो अपने आप ही एक दूसरे की भाषा, विचार और भावों को समझ जाते थे, जिसको पहचानने में अभी मनुष्य क्या है, वंचित रह गया है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं। जैसे सींग मिलाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं, नहीं, वो लड़ाई नहीं करते थे, वो प्रेम के भाव से सींग मिलाया करते थे। जैसे हमारे मित्र होते हैं, हम अपने मित्रों में हंसी मजाक में धौल धप्पा मार देते हैं, घूंसा मार देते हैं, मुक्का मार देते हैं, तो इसमें क्या है, हमारा मित्र क्या नाराज नहीं होता, वो क्या खुश होता है, क्योंकि ये मजाक में होता है। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती भी कुछ क्या है, फुसफुसी सी लगती है, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिलाकर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यानी कि दोनों बैलों को जब हल में जोता जाता था तो दोनों बैलों में ये होड़ रहती थी कि मेरे मित्र पर ज़्यादा वजन ना पड़े, उसका वजन भी मेरे ऊपर हो जाए। इतनी गहरी मित्रता थी उन दोनों बैलों के बीच में। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में, नाद यानी कि जहाँ पर इनको चारा डाला जाता था, मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह उठा लेता तो दूसरा भी उसी वक्त उठा लिया करता था, क्योंकि एक मित्र जितना खाता था दूसरा मित्र भी उतना ही खाता था। इतनी गहरी मित्रता थी उन दोनों में। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी यानी कि इन दोनों बैलों का मालिक था, और गोई उसे कहते हैं, दो बैलों की जोड़ी को हम गोई बोलते हैं। तो इस गोई को झूरी ने क्या है, अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, वे समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा, लेकिन कौन जान पाता कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा, वो तो बेचारे जानवर थे, बोल नहीं सकते थे। लेकिन उन्हें क्या, जबरदस्ती, झूरी का जो साला था उसका नाम था गया, गया अपने साथ उसे उन दोनों को जबरदस्ती ले गया। तो जब झूरी उनको हाँकता ले जा रहा था तो दोनों उसको इतना परेशान किया, दोनों बैलों ने उसको, कि दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता जब गया तो दोनों पीछे की जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। दोनों बैल इतने दुखी हुए अपने मालिक से बिछड़कर, क्योंकि वो अपने मालिक को भी बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। अपने मालिक से बिछड़ने का गम उन्हें बहुत ही बुरा लगा। तो वो सिर्फ यही कह रहे थे कि अगर हम में जवान होती तो हम मालिक से ये जरूर पूछते कि हमें क्यों बेचा जा रहा है, हमारी सेवा में, हमारे काम में क्या कमी रह गई थी। अगर कमी रह गई थी तो और काम ले लेते, पर हमें ऐसे बेचते ना, इस गया के हाथों ना भेजते, हमें अपने से जुदा ना करते। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी यानी कि नौकरी करने में, यानी कि तुम्हारी गुलामी करने में मर जाना भी कबूल था, लेकिन तुमसे बिछड़ना कबूल नहीं है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। ये बैल कह रहे हैं, दोनों बैल मन मन में कह रहे हैं कि हमने कभी अपने मालिक से दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया, मालिक ने जो उनको खिलाया, वो सिर झुकाकर उन दोनों ने खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। बैल दोनों आपस में ये बातें करते जा रहे हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर झूरी का साला गया अपने घर ले गया था, वो उनके लिए नया स्थान था। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि वो मन में दुखी थे, तो उनके गले से एक भी चारे का तिनका नहीं उतरा। दिल भारी हो रहा था दोनों का। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें क्या लग रहे थे, बेगाने से लग रहे थे अपने मालिक के अलावा। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी कि तिरछी नज़रों से देखा। कनखियों मतलब तिरछी नज़रों से देखा,
और लेट गई। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सब गांव के लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगैये यानी कि रस्सी तोड़ ली और घर की तरफ भागे चले गए। पगैये बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों बैल उसके घर के सामने खड़े हैं, उसकी चरनी पर खड़े हैं जहां उनको बांधा जाता था। तो झूरी जो उनका मालिक था, उसने अपने ससुराल भेजा था, तो झूरी उन दोनों बैलों को देखकर बहुत अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्हें अपने मालिक के पास बैल भी पहुंचे तो मालिक बैलों को भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई अपने मालिक से मिलकर। दोनों मालिक और बैल मिलकर आपस में एक दूसरे से प्रेम प्रलाप करने लगे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब यानी कि आधी आधी रस्सी लटक रही थी। घुटने तक पांव दोनों बैलों के क्या कीचड़ में भरे थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह भी था। विद्रोह किसके लिए था? गया के लिए था, और झूरी की उस हरकत के लिए था जो उनको गया के हाथों भेज दिया था। और इसने इसलिए झलक रहा था कि वो अपने घर आ गए थे, अपने मालिक के पास आ गए थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। वो बहुत खुश हुआ। उनका मालिक दौड़कर उन्हें गला लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, जब वो झूरी अपने दोनों बैलों को प्यार से उनको सहला रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दो बैल इतनी दूर से रास्ता चलकर आ गए, जानवर होते हुए भी अपने घर पहुंच गए। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी, ये बड़ी हैरानी की बात थी। जो बाल सभा ने निश्चय किया, जो बच्चों की सभा थी, उसने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना होगा और दोनों का स्वागत करना पड़ेगा, और दोनों को क्या है, उनका अभिवादन करके उनको क्या है, फूलों की माला पहनाई जाएगी। कोई अपने घर से रोटियां लाया उन दोनों बैलों के लिए, कोई गुड़ लेके आया, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरे बालक ने और पहले बालक का समर्थन करते हुए कहा कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला कि नहीं नहीं, ये बैल नहीं, ये तो किसी जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, यानी कि इस बात का कोई काट करने वाला कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, क्योंकि उन दोनों बैलों ने कार्य ही कुछ ऐसा किया था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि उसके भाई के यहाँ भेजा था उसने दोनों बैलों को, और वो उसके भाई के यहाँ से दोनों बैल भाग आए थे। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया और भाग आए वहां से। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप यानी यह आरोप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? उसने बोला, नमक हराम क्यों है मेरे बैल? इनको चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते, भागते ही। तो स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो हो जो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रहते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागता वहां से? स्त्री चिड़ी और बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर काम भी जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे ये दोनों बैल मरे। तो उस स्त्री के, झूरी की महिला के ये जो वचन थे, ये जो वाक्य थे, इनसे सुनकर क्या है, झूरी अत्यधिक दुखी हुआ और उन बेचारे दोनों बैलों को क्या है, सूखी भूसी देने का आदेश दे दिया गया। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर यानी कि जो दोनों बैलों की रखवाली करता था, उसको ये बता दिया गया कि दोनों बैलों को खाली भूसा के सिवा कुछ नहीं दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए, क्योंकि उनके सामने, दोनों बैलों के सामने क्या डाल दिया था, सूखा भूसा डाल दिया था, तो उनको खाने का कोई मन नहीं हुआ। आशा भरी आंखों से दोनों बैल क्या है, द्वार की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे कि कोई कुछ लेकर आएगा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं, थोड़ी सी खली ले आया, चोकर ले आया, जिससे क्या है हम भूसा खा सकें। झूरी ने मजूर से कहा, जो झूरी था बैलों का मालिक, उसने मजदूर से कहा कि जा कर के थोड़ी सी चुनी या चोकर चुरा करके बैलों को डाल दे,
तो मजूर ने कहा, नहीं नहीं, मालकिन तो मुझे मार डालेंगी, उनके सख्त आदेश हैं कि इन दोनों बैलों को सूखे भूसे के अलावा कुछ ना दिया जाए। ना दादा, पीछे से तुम ही उनकी सी कहोगी। उसने झूरी से ये भी कहा कि अगर मैं डाल भी दूं तो तुम भी उनकी सी बात कहोगे, मैं तो फंस जाऊंगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को लेकर चला गया। जो जहां भेजा था वो गया, यानी झूरी का साला दोबारा आया और उन दोनों बैलों को ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। जो हीरा था वो ज़्यादा सहनशील था और मोती थोड़ा क्रोध किस्म का, यानी कि थोड़ा सा गुस्सेले किस्म का बैल था। तो इसलिए हीरा ने उस गाड़ी को गिरने से बचा लिया। गाड़ी ऐसी थी, बग्गी होती है, उसमें बांध करके गया, उन दोनों को ले जा रहा था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। जो गया के और बैल थे उनको तो खली चोकर सब दे दिया। बेचारे हीरा मोती को सिर्फ सूखे भूसे के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था कि उसके साथ के अन्य जो बैल थे उनको सब कुछ दिया जा रहा और उन दोनों बैलों को सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। अगर वो थोड़ा सा टिटकार देता था ना, उनको आवाज़ दे देता था, तो क्या है, दोनों बैल क्या उसके इशारे पर ऐसे दौड़ने लगते थे। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, पर उस पर भी क्या मिला, सूखा भूसा मिला। उनका सम्मान भी चला गया और उनको खाने को भी अच्छा सा नहीं मिला। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई गईं, क्योंकि सूखे भूसे के अलावा वहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों बैल पकड़ाई में ना आते। जब उसने बैल मोती ने देखा कि उसके मित्र हीरा पर गया ने डंडा मार दिया, नाक पर डंडा मार दिया, जिससे क्या उसकी जान सी निकल गई, तो मोती को इतना गुस्सा आया कि उसने सब कुछ तोड़ ताड़ दिया और वो भागा चला गया। गले में मोटी रस्सी होने के कारण वो क्या है, पकड़ में आ गया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। किससे कहा? मोती से कहा हीरा ने। तो मोती ने कहा, तुम्हारी तो इतनी इसने जान ही ले ली थी, नाक पर डंडा मारा था। अब की तो मोती ने अब की बड़ी मार पड़ेगी। किसने कहा? ये कहा हीरा ने कहा कि अब की बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या इसका नुकसान कर दिया। तो मोती ने कहा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। सॉरी, ये बात हीरा ने कही थी कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहे हैं ये दोनों। तो मोती बोला, तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती बार बार यही उकसा रहा था कि अगर मुझ में डंडा मारा इन दोनों में से एक ने भी तो मैं एक आध को लुढ़का दूंगा। लेकिन हीरा सहनशील था, समझदार था, वो मोती को समझा रहा था, एक कोई बात नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाओ, और हमारी यह जाति का धर्म नहीं है कि हम अपने मालिक पर क्या है, सींग चलाएं या उस पर उसकी जान पर जान लेने की कोशिश करें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, पहुंचा और दोनों ने को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती की पलट पड़ता। क्या हुआ कि दोनों जब पकड़कर ले गया तो उन दोनों व्यक्तियों ने हीरा और मोती पर मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी उन पर पलटकर वार कर देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। वो दोनों व्यक्ति भी समझ गए थे कि बैल दोनों क्रोध में हैं, तो इनसे क्या है, इस बात को यहीं टाल दो, और चुपचाप वो दोनों बैलों को बांध करके वहाँ से ले गए।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। अब क्या हुआ, शाम का वक्त था और सूखा भूसा उन दोनों बैलों के सामने पड़ा हुआ था। उस घर में से एक छोटी सी बच्ची 2 रोटियां, एक एक रोटी दोनों बैलों के मुंह में दे गई। इसे देखकर क्या है, हीरा मोती बड़े ही प्रसन्न हुए। उस बिटिया पर बड़ा ही उनको प्यार आया। उस रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, क्योंकि उन रोटियों में उस बच्ची का प्रेम छुपा हुआ था। उनका पेट तो नहीं भर पाया एक एक रोटी से। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। दोनों बैल सोचने लगे, यहाँ पे भी इस बच्ची जैसी सज्जन व्यक्ति रहती है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता क्यों हो गई थी उस बच्ची को? क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी उसे उसी प्रकार मारती थी जिस प्रकार बैलों को गया मारता था। तो उस लड़की को ऐसा लगा कि मेरे जैसा ही हाल इन बेचारे बैलों का है, तो उन दोनों बैलों से उस बच्ची को क्या है, आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों बैल डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भर चुका था। उस गया के खिलाफ, उस अपने मालिक के खिलाफ इतना गुस्सा भर गया था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना? तो हीरा कहता है, क्या करना चाहते हो? तो मोती कहता है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी अगर उसका बाप भी मर गया था, क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी है। तो मोती ने कहा, तो ठीक है, मालिक को छोड़ देते, मालिकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती रहती है बेचारी को। तो हीरा फिर समझाता है, कहता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले क्यों जाते हो? हम बैल जाति के जरूर हैं, लेकिन हम औरत जात पर सींग नहीं चलाते। तो मोती कहता है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चलें? तो हीरा कहता है, हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ कि हम तोड़कर भाग सकते हैं रस्सियों को, लेकिन इतनी मोटी रस्सियाँ टूटेंगी कैसे? तो मोती कहता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां लेकर चली आई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, तब मोटी रस्सी मुंह में ना आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर क्या है रह जाते, उन पर क्या है वो रस्सी नहीं चब रही थी, मुंह में भी नहीं आ रही थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, उस बच्ची का, दोनों बैल उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई प्यार से। उसने उनके माथे सहलाए, उस बच्ची ने उन दोनों बैलों के माथे सहलाए और बोली, तुम दोनों को मैं खोल देती हूँ और चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। नाथ यानी कि लोहे की गोल गोल चूड़ी सी डाल दी जाएगी।